बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यूँ तो अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली जो अपडेट्स हैं और जो हालात हाज़िर हैं उन पर हम बात करते हैं। और यकीनन अगर हम कोविड के हवाले से बात करते चलें तो कोविड के बाद या फिर कोविड के कुछ बाद, क्योंकि अभी तक इसकी सिचुएशन का हमें सामना है और थोड़ी सी गैर यकीनी सी सूरत हाल है कि क्या वाकई हकीकी तौर पर मुकम्मल पाकिस्तान जो है उसको खोल दिया गया है या फिर अभी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें इससे मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे सेक्टर जो कोविड में मुतासिर हुए, मैशत के हवाले से तो हम बात करते ही हैं, लेकिन तालीमी सेक्टर भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। बहुत सी नई स्ट्रेटजी, नई प्लान, नई चीज़ें जो हैं वो सामने लानी पड़ी ताकि कोविड में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हर्ज हो रहा है तालीमी उसका अजाला किया जा सके। लेकिन हकीकतन ऐसा हो पाया या नहीं, इसके हवाले से एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे हम अपने आज के इस प्रोग्राम में। हम थोड़ी सी बात करेंगे HSC के हवाले से, यानी हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, इसके किरदार पर थोड़ा सा बैकग्राउंड, जब से ये इदारा बना है ये क्या काम कर रहा है। और ख़ास तौर पर कोविड में चूँकि कई स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जिस तरीके से इस इदारे को अपना किरदार अदा करना चाहिए था उनकी जानिब से वो इक़दामात नहीं लिए गए। उसके साथ साथ अब ये कहाँ स्टैंड करता है अपनी तामीर के इतने सालों के बाद भी, और उसके साथ जो लोग इसके सरबराहान रहे हैं क्या वो वाकई अपने फ़राइज़ से वाकिफ़ हैं और इनको मुकम्मल अदा कर रहे हैं। तो एक जायज़ा हायर एजुकेशन कमीशन का आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहेगा। यकीनन इस जो मुख्तलिफ मामलात हैं उन पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सत्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यकीनन हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो ये एक ऐसा मामला है कि ये जाके हमारे मुल्क के मामारों से, वो लोग जो कि मुल्क को तामीर करेंगे उनसे जा जुड़ता है। लेकिन हमें देखना ये है कि इस इदारे की जो कि लोगों को तामीर कर रहा है, नौजवानों को तामीर कर रहा है, कि बागडोर क्या सही हाथों में है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, HSC जो है इसको एक आमिर के दौर में बनाया गया, जमहूरी हुकूमतें आती रहीं, उन्होंने इसमें खासी तब्दीलियाँ भी की। ये बताइएगा कि अब तक जब से ये इदारा बना है अब तक इसकी कारकर्दगी के हवाले से बात करें, बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसा मसला है कि हायर एजुकेशन हमेशा मुतनाज़ हो जाता है? देखें, बहुत ही अहम टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कुछ आमर या जिस तरह कहते हैं डिक्टेटर्स जो है वो कुछ अच्छे काम भी करते हैं। उसमें हायर एजुकेशन के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक बहुत ही अहम इकदाम था ये। उससे पहले क्या सूरत हाल थी वो हायर एजुकेशन के तमाम लोग बखूबी जानते हैं। उसके बाद कितने हमने PhDs प्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल रही, यानी ये सूरत हाल रही कि उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन थ्रेट रहा है बाकी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी, यहाँ तक कि इंडिया और कुछ दूसरे ममालिक जो हैं वो भी हायर एजुकेशन के जो मॉडल बना और उसके बाद जिस तरीके से तरक्की होती हुई नज़र आई हायर एजुकेशन में, उनको एक थ्रेट नज़र आया। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ 2001-2 में जी शुरू में ये UGC जो था, और उसके बाद इस सेक्टर में हमें देखने में नज़र आया कि तरक्की हुई और ये एक क्वालिटी के नाम पर, और जो हम देख रहे हैं कि उससे पहले शायद हायर एजुकेशन कमीशन ना तो मौजूद था और ना ही उस तरीके से फंडिंग थी, और मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर बहुत से हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको PhDs में इनरोल किया गया। स्कॉलरशिप, एक बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया। इसमें दूसरी राय नहीं कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो शुरू में जिस तरीके से उसको पजीराई मिली उससे ढकी छुपी बात नहीं है, और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। अच्छा, आगे अगर हम चलें राय के हवाले से तो यकीनन आपने सही बात की, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत भी इसको महसूस किया गया और इसको सोच समझ कर जो है वो ना सिर्फ मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए या तालीमी जो इदारे हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनको फ़ाल तरीके से चलाने के लिए इसको जो है वो इंटू प्लेस किया गया। लेकिन जो पहले 10 साल हैं, अगर हम इसको ब्रेक भी कर लेते हैं इसके, उस पर हम बात करते चलें तो क्या शुरू के कुछ साल तो ठीक है, हम देखते हैं कि बड़े स्मूथली हमें रन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन क्या वहाँ पर होने वाली अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हमें ठीक दिखाई देती हैं? क्या लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो इस इदारे को डिज़र्व करते थे? देखें, अगर आप बात करेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने उस वक़्त डॉक्टर अता रहमान थे, और डॉक्टर अता रहमान शुरू में ज़ाहिर है हमने देखा कि उनके पास एक तो उस तरीके से प्रेशर नहीं था
पैसा भी मौजूद था, फंडिंग मौजूद थी, और उन्होंने जो हमने देखा कि उस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन ने ना सिर्फ इंडिजिनस बल्कि हम फ़ॉरेन अगर हम बात करें तो बड़े एक लेवल पर स्कॉलरशिप भी दिया गया। हमारे यहाँ की जो स्टूडेंट्स थे वो मुख्तलिफ ममालिक में गए, पाकिस्तान में भी इवन PhDs का एक, यानी आप समझें कि 2001 या 2 के बाद ही PhD की जो है वो स्टार्टिंग हुई है पाकिस्तान में। उससे पहले बहुत कम लोग थे PhD जो है, और उसके बाद ये तादाद 8,000, 10,000, 12,000 पहुँची, और अब तो एक फिर अब मशरूम ग्रोथ भी होने शुरू हो गई। यूनिवर्सिटीज़ एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का या कुछ एरियाज़ कुछ सेक्टर्स में रहा है, उस पर मैं लेटर ऑन बात करूँगा। लेकिन आपने जो बात की कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अताउर रहमान वो मौजूद रहे, उनको एक तो ऑटोनॉमी मौजूद थी, उस वक़्त इंडिपेंडेंस थी हायर एजुकेशन में, किसी किस्म की इस तरह की मुदाखलत नहीं थी। शुरू में आपको पता है कोई भी इदारा बनता है तो शायद उस तरह की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी मौजूद होती है। लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता करके शायद बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वही समझते हैं कि कहाँ पे इनका, लेकिन हमने देखा कि बड़ी अच्छी स्पीड में अच्छा काम भी हुआ, मुल्क का नाम रोशन भी हुआ। इसके साथ साथ तालीम जो हायर एजुकेशन है उस सेक्टर में बड़ी तरक्की नज़र आई। फिर हमने देखा कि लेटर ऑन पीपल्स पार्टी का दौर आया तो डॉक्टर अताउर रहमान ने रिज़ाइन दिया। ये तकरीबन 2007 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 8 में आई थी, और 7-8 में उन्होंने रिज़ाइन दिया। फिर शहनाज वज़ीर अली जो थी, 1 साल के लिए इनको इलीगल तरीके से इनको लाया गया था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तो ये चीज़ें सरेआम चलती थीं, और आज भी बहुत कुछ हो रहा है। आज भी जो मौसूफ मौजूद हैं वो अभी तक उन्होंने क्या किया वो एक अलग से इशू है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पास्ट बताता चलूँ। ज़रूर करूंगी आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है उस हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि अब तक जो लोग जिनके हाथों में इनकी बाग दौड़ रही है HEC की, वो कौन लोग रहे? 1 साल तक तकरीबन वो गैर कानूनी तरीके से उनको अपॉइंट किया गया, वो रही। और अब HEC उस वक्त तक पोलिटिसाइज हो चुकी थी। 2010 में डॉक्टर जावेद गलगारी, अब वो सेनेटर मौजूद थे, उनको जो है वो जरदारी साहब के क्लोज जो थे, उनकी जो फैमिली थी वो पसंद नहीं कर रही थी, और उनको वहाँ से उन्होंने हटाना भी था। तो उनके पास 2-3 बड़े ओहदे थे। एक तो वो सेनेटर भी थे, साथ उनके पास प्रेसिडेंटशिप थी जो ज़ियाबस थे, यानी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है उसकी। अब इन दोनों से एक प्रेसिडेंटशिप से भी वो गए और सेनेटरशिप से भी उनको गए, और फिर उनको ज़रा हायर एजुकेशन कमीशन में, यानी आप ये समझें कि ये सिलेक्ट किया गया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई ऐड दिया गया हो, कंपटीशन हुआ हो, कोई लोगों ने अप्लाई किया हो, तो ये इस तरह चलता रहा है शुरू में। एनी हाउ ये फर्स्ट तकरीबन 2.5 और 3 ईयर्स तक कोई HEC में कोई खातर ख्वाह इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं। लेकिन उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि सियासतदानों की डिग्रीज़ का इशू आया, और आपने देखा होगा कि उस वक्त बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, और स्पेशली कुछ 1-2 सूबे ऐसे थे उनके ज़्यादा ही जो मेंबर नेशनल असम्बली थे वो ज़्यादा ही कोई डिग्रीज़ लेके घूम रहे थे। तो कुछ इनके ऊपर इल्ज़ाम इस तरह का भी था कि जनाब ये डीलें भी करते थे अपने कुछ फ्रंट मैनों के ज़रिए, उन तक लेटर पहुंचते थे जनाब के फ़लाने की डिग्री भी जाली है, फ़लाने की डिग्री भी ये है वो है। एनी हाउ ये कुछ हुआ, इख्तलाफ हो गया पीपल्स पार्टी के साथ इनका। फिर हमने देखा कि इनकी जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर की थी वो पावर वापस ले लेगी, और उसी वक्त हमने देखा कि सेनेट में रज़ा रबानी शायद थे, कि हमने ख़ुद भी देखा था, वो चाह रहे थे कि HEC का क्या रोल है, HEC को ख़त्म कर देना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट फंडिंग होनी चाहिए। तो इस हद तक अप्स एंड डाउन्स रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। यानी फिर फंडिंग जो है बड़ी कम कर दी गई, पहले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शुरू में क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा फंडिंग भी थी, और अब वो तसलसल आहिस्ता सा पीपल्स पार्टी के दौर में कम होता हुआ नज़र आया, और यहाँ तक बात होने लगी कि जनाब HEC को हम क्यों ना बंद कर दें। इख्तलाफात इस हद तक चले गए। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद जब ये ज़्यादा खेल शुरू हो गया, तो अब आप इस पोजीशन को देख सकते हैं, सिवाय KPK के अलावा पंजाब में भी एक हायर एजुकेशन है और सिंध में भी हायर एजुकेशन है, बलोचिस्तान और KPK में नहीं है। तो अभी इस टाइम जो खिचड़ी पकी हुई है वो भी लेटर ऑन यानी ये बनी है 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों का जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वो इसमें शामिल था। फंड भी मतलब कोशिश किए गए, कम किए गए। इसी दौरान हमने देखा कि वहाँ पे एक डॉक्टर सोहेल नकवी थे, ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर रहे थे HEC के, और 2 टर्म पूरी करने के बाद जो तीसरी टर्म भी जो है ना वो उसके लिए भी इनको गैर कानूनी जनाब तरीके से वो कर दिया गया था कि जनाब आप भी आ जाएं और आके जनाब तो नहीं, आप ये इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त तक प्रॉपर हायरिंग के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था। ठीक है,
आज भी हायर एजुकेशन की जो कानून है, एक्ट है, उसमें भी कुछ खामियां मौजूद हैं। अच्छा, हमें आगाह कीजिएगा, आपने कहा कि उस वक्त चूंकि हायरिंग के हवाले से कोई उस तरह से क्राइटेरिया जो है वो सामने नहीं आ सका, हालांकि मौजूद तो होगा, लेकिन धज्जियां भी बखेरी जाती हैं। मेरिट के माजी में इस तरह के वाक़यात हमने देखे जो शायद हाल तक अभी तक चले आ रहे हैं। जो मुख्तलिफ चेयरमैन रहे हैं HEC के, उनके हवाले से हमें ज़रा आगाह कीजिएगा और फिर हम ऑब्वियसली करंट जो सिचुएशन है उसके ऊपर आएंगे। देखिए, 2012-13 तक मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें मुशर्रफ दौर, फिर पीपल्स पार्टी का दौर, फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आ गया। हाँ, इनके बाद का जो दौर है, मुस्लिम लीग नून के दौर से पहले ही जो साबिक चेयरमैन रहे हैं HEC के डॉक्टर मुख्तार, वो उनकी अपॉइंटमेंट 2012 और 13 के स्टार्टिंग में हुई थी एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और उस वक्त तक यानी डॉक्टर लगारी जो हैं वो 2013 में उनका टेन्योर ख़त्म हुआ। 2014 में बीच में एक तकरीबन साल शायद था या कुछ माह थे, एक और साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। 2014 में डॉक्टर मुख्तार जो हैं वो चेयरमैन तैनात हुए। उसके बाद उस वक्त तक अगर हम बजट आप देखेंगे, स्क्रीन पे आप देख भी सकेंगे, तो बजट 38-40 अरब तक था ओवरऑल पूरे यानी पाकिस्तान का। उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है और ज़ाहिर है एहसन इकबाल जो है वो प्लानिंग के मिनिस्टर बनते हैं। और एहसन इकबाल के बारे में ये आज भी सब जानते हैं कि वो क्योंकि ख़ुद एजुकेशनिस्ट हैं, ख़ुद वो प्रोफेसर लिखते हैं, तो डेफिनेटली वो ख़ुद पढ़ाते भी रहे हैं और उनका हायर एजुकेशन के हवाले से एक रोल भी रहा है। और जब हायर एजुकेशन के चेयरमैन बने डॉक्टर मुख्तार, तो ये उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये क्रेडिट जाता है कि हर मुस्लिम लीग नून के दौर में एहसन इकबाल प्लानिंग के मिनिस्टर हैं। तो हायर एजुकेशन में एक तो हम देख रहे हैं कि फंडिंग एक बड़े लेवल पे यानी आस्ते से बढ़ती गई। 2014-15 से लेकर 18-19 तक जो बजट था 117 अरब तक पहुंच चुका था। तो इसमें एक तो नज़र आ रहा है कि वाजे मुस्लिम लीग नून के दौर में हायर एजुकेशन में बड़े लेवल पे फंडिंग गई, प्रोजेक्ट्स में इजाफा किया। और ये देखने में ज़रा लैपटॉप स्कीम्स और बाकी चीज़ें देखने आप अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में एक तो कंट्रोल भी किया गया यूनिवर्सिटीज़ में, ऑल्दो के बहुत से इल्ज़ामात मौजूद हैं, लेकिन अच्छा, मैं आपको जो चीज़ मशरूत नज़र आ रही थी। आप ये बात कर रहे हैं कि जो कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ को किया गया, इससे आपकी क्या मुराद है? क्योंकि ये बहुत बात उठती रही कि गैर मुल्की बड़ा इंटरेस्ट रहा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है, और कई ऐसे मामलात भी सामने आए मुबैना तौर पर कि हायर एजुकेशन कमीशन को क्रॉस करते हुए या साइड पे करते हुए यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट जो है वो गैर मुल्की इंटरेस्ट जागता रहा और उन्होंने इसका जो है वो फ़ायदा उठाने की। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखें, बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है कि उस वक़्त मुख्तलिफ जो एम्बेसीज़ थी वो आज भी कुछ हो तो रहा है कुछ एरियाज़ में, लेकिन कुछ एम्बेसीज़ थी वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ को आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हद तक, किसी हद तक भी ये कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ फंडिंग के बाहर से इंटरनेशनल जो है वो है, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह से वो करप्शन भी करते रहे। उस पर एक अलग दिन कोई किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर था कि हायर एजुकेशन ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। इस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने ज़ाहिर है कोशिश की कि इसको एक उस पर लाया जाए ताकि देखा जा सके, सिस्टम के तहत हो सके। क्योंकि बहुत सी पहले ही आपको पता है इल्ज़ामात थे पाकिस्तान पे कि जनाब फंडिंग आती है और ये तरीके हैं। तो वो एक था कि जो भी फंडिंग होगी वो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू होगी। तो एक तो ये भी था, और उसमें बहुत सी जो NGOs थी उनका ज़ाहिर वो जो काम था वो भी रुक गया, और जो मकासद थे वो भी जो है वो उन मकासद में वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही थी। अब अगर बात करें कि जी ओवरऑल आपने जो बात की कि जनाब इस वक्त के जो हायर एजुकेशन के चेयरमैन हैं, अच्छा, इन पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि आपने इस तरफ आ ही गए हैं। 2018 में जो अपॉइंटमेंट हुई डॉक्टर तारिक बिनूरी साहब की, इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक बड़े सवालिया निशान इन पर उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये अपॉइंटमेंट जो है वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये जो क्राइटेरिया है, जो मेरिट है, उस पर ये पूरा नहीं उतरते हैं। और भी कई तरह के ऐसे इक़दाम हैं इनकी जानिब से लिए जाने वाले कि जिन पर यूनिवर्सिटीज़ जो मुख्तलिफ हैं उनके तलबा की जानिब से शिकायत रेज़ की जा रही हैं कि बहैसियत हायर एजुकेशन के जो चेयरमैन की इनको अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए थे, ये वो नहीं कर सके, चाहे वो कोविड के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बेहतरी के मामलात हों या ओवरऑल इंतज़ामी अमूर हों। तो ये बताइएगा सबसे पहले तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो दुरुस्त है या नहीं? देखें, इनके बारे में मैं कुछ कहने से पहले मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। डॉक्टर जो हैं उन्होंने वाइट पेपर भी इशू किया था, प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग वीसी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, अब्दुल सलाम प्राइज़ है उनके पास, नेशनल बुक काउंसिल अवार्ड है, रिसर्च है। ये वो लिख रहे हैं वाइट पेपर।
और उसके साथ साथ उन्होंने बड़े लेजिटिमेट और एक लीगल पॉइंट्स पे बात की है। वो शायद एक ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट है उसको भी समझ आएगी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें, पहली बात यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन के लिए जब दी जाती है, एप्लीकेशन ली जाती हैं या एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो एक तो यह है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब सियासी भर्तियाँ की जाती हैं तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं रखी जाती। और यहाँ पे ये भी होता है कि जहाँ पे अगर HEC का जो एक्ट है अगर या कानून है उसमें कहीं अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, स्पेशली एज के हवाले से बात करें, तो उसका मतलब ये होता है कि जो कानून है लैंड का वो अप्लाई होता है। अब इसमें एज का एक तो नंबर 1 है कि उनके एज का इशू है, एज उनकी ज़्यादा है, और उसमें मैं बताऊँ कि परमिशन बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से जब ली गई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि 65 से ऊपर आप अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरा, उनका ड्यूल नेशनलिटी का भी कोई इशू चल रहा है, वो आपको चीज़ें स्क्रीन पे आ देंगी, लेकिन जो लीगली उन्होंने बात की है वो मैं आपसे सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने ये बात की है कि जनाब जो इसमें मेंबर्स हैं, जो रिसर्च कमेटी है, सर्च कमेटी ही बेसिकली 22 बनाई गई है और सर्च कमेटी में NGOs के लोग डाल दिए गए, बिजनेसमैन लोग डाल दिए गए। उनका क्या ताल्लुक है कि हायर एजुकेशन कमीशन जिसमें मैक्सिमम आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऐसे शख्स का इंतखाब करेंगे कि जो चेयरमैन हायर एजुकेशन होगा, जिसने 207-10 यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, उसको चेक करने के लिए एक NGO सेक्टर के लोग होंगे, वो उसको चेक करेंगे और सर्च कमेटी बनाएगी। क्या कहना पहले है कि जो सर्च कमेटी है जिसने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को चुनना है या मुंतखब करना है या उनके हवाले से जायजा लेना है कि वो सुटेबल हैं या नहीं, वो कमेटी ही आपके ख्याल में? आप मुझे बताएं ना, मिस्टर S बाबर अली जो हैं वो उन्होंने कहा कि कन्वीनियर हैं, और उन्होंने ये मैं नहीं कह रहा, ये एक वो शख्स कह रहा है जिसका पाकिस्तान की एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं उसको समझते हैं और वो लॉजिकली और लेजिटिमेट उस पर बात कर रहा है, कानूनी बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बाबर अली इज़ अ बिजनेसमैन हु हैज़ ऑन द साइड सेट अप हाईली प्रॉफिटेबल ग्रामर स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द रिच एंड द मच लम्स उसके पास है, विच वाज सेट अप विद द कंसिडरेबल फंड फ्रॉम फॉरेन डोनर एजेंसीज। ठीक हो गया। अब उनका जो है, अब वो सबसे पहले है, दीज एजेंसीज इंक्लूड द वेल नॉन CIA फ्रंट नॉन एज USAID. What is the highest degree held by the Mr. S. Babar Ali? He has ever been a professor, an HOD or dean or a vice chancellor or chairman. आप एक कोई भी उठा के, एक मालिक है स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, पैसा है, बाहर से फंडिंग आती है, आप उसको उठा के लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइसनेस तो मौजूद है। और ये लोग कौन होते हैं? वो आप हायर एजुकेशन के चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए, एक तो इसमें नज़र आ रहा है, और उन्होंने बड़े क्लियर लिखा है कि बता दें कि कहाँ पर वो वाइस चांसलर रहे हैं, किस जगह पर वो HOD रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास कहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, या कोई उन्होंने रिसर्च बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे की हो, क्या है रेलेवेंसी, क्या है। मतलब सबसे अहम ये चीज़ है कि आपने जो सर्च कमेटी बनाई है वही एक हायर एजुकेशन के चेयरमैन के को सिलेक्ट करने के लिए वो आपने यहाँ पर मजाक क्रिएट कर दिया। फिर है मिस शहनाज वजीर अली, ये जो बताया था कि 1 साल के लिए उनको बनाया गया था, इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट विद मास्टर्स इन एजुकेशन। ठीक हो गया। आप और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिशियन हैं और MNA हैं जनाब। और अब मुझे बताएं कि आप हायर एजुकेशन के लिए एक मास्टर डिग्री होल्डर को अगर लगा देंगे और पीपल्स, वो ये नहीं, एक तो ये है कि वो पहले ही बाइसनेस हो गई कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई सीनियर कोई बंदा कॉल करेगा तो डेफिनेटली मतलब शी हैज़ टू ओबे, उसको देखना होगा जनाब के ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो एक अगेन अनदर जो कंट्रोवर्शियल बंदा उन्होंने जनाब डाल दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर फैसल बारी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स के, और उनका कहा जाता है कि ये मिस्टर शहबाज शरीफ के बड़े क्लोज थे। और लेकिन चलो जो भी है, हम इसको नहीं कह रहे कि वो कमेटी के जनाब मेंबर बनते हैं। अब उनके पास क्या क्या तजर्बा है, ठीक है। इसके अलावा एक्स VCs हैव अपीयर्ड बिफोर अ कमेटी, यानी वाइस चांसलर्स, आप खुद वाइस चांसलर्स की इंसल्ट करवा रहे हैं। पहली बात है कि क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया कि हायर एजुकेशन के यानी कमीशन के लिए बेसिकली यानी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्या कोई PhD हो, PhD के बाद कितना साल हो, उसकी पब्लिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तजर्बा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी रिसर्च क्या होनी चाहिए। 3 चीज़ों को देखना होता है, उनमें से
यानी कोई ऐसा परफॉर्मा ही नहीं बनाया गया कि अब क्या 3 चीजें हैं बेसिक जिनका ख्याल रखना जरूरी हो? यानी कोई भी शख्स आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई किया लोगों ने, और सिर्फ कुछ लोगों को इसलिए निकाला कि पीएचडी के लिए, वो पीएचडी उन्होंने नहीं किया हुआ था। अब पीएचडी के बाद कितने साल, उसकी पब्लिकेशन कितनी होती है, उनका तजर्बा कौन कौन सा होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अब जिसने भी पीएचडी की हुई है तो वो तो आपके पास इस वक्त हज़ारों लाखों की तादाद में पीएचडी है, वो सारे क्या अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से कि आपको कोई चीज़ क्लियर कट नज़र नहीं आती। इसमें नज़र आ रहा है कि चाहे मैक्सिमम लोग अप्लाई करें और उसमें से फिर आप किसी को भी आसानी से जो है वो लगा सकते हैं। अब उन्होंने इसके पे भी इल्ज़ाम लगा दिया। डॉक्टर सानिया नश्तर हैं, अब उनका हायर एजुकेशन से क्या ताल्लुक है, उनको सब जानते हैं। वो मेडिकल डॉक्टर हैं और पीएचडी इनका अच्छा करियर होगा, हम इससे बात नहीं कर रहे, लेकिन एनजीओ सेक्टर में उन्होंने काम किया है। शी हैज़ बिन रनिंग हर एनजीओ फॉर द लास्ट पास्ट ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। 20 सालों से ज़्यादा उनको हो गए एनजीओ सेक्टर को करने। वो हायर एजुकेशन की, और एनजीओ सेक्टर तो पैसा कहाँ से आता है। अब ये चीज़ें देखनी होंगी। अब एक तरफ आप कहेंगे कि मेरिट पे हो रहा सारा काम, और दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की चीज़ें होंगी तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने जिस शख्स को भी पिक एंड चूज़ करना, उसके लिए आप इस तरह की जो है ना वो कानून में ही इस तरह की सकम रखते हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, ये जो कमेटी के लोगों की प्रोफाइल है, ये डॉक्टर कामरान मुजाहिद के जो वाइट पेपर है उससे आप इसको शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल जी, उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये किसको लिखा है, ये एक वाइट पेपर तो अलग है, ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था उसी वक्त। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त नैब ने केस टेकअप कर लिया है जिसमें फवाद हसन फवाद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, और शाहिद खान अब्बासी खुद रोते रहे हैं कि मुझसे फवाद हसन फवाद ने बहुत से गलत काम करवाए, उनमें से एक काम ये गलत ये भी करवा दिया। ठीक है, वो तो अब टेकअप हो गया, तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब ये उन्होंने लिखा था 10 मई 2018 को लिखा था, मिस्टर खाकान अब्बासी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीएम सेक्रेटरी इस्लामाबाद, सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एचईसी। उन्होंने कहा जी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन द फॉलोइंग कंसिडरेशन विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव। उन्होंने पूरा मतलब लिखा कि ये 2002 में एक इदारा बनाया गया था और उसके बाद इसके साथ क्या हो रहा है, और उन्होंने अपनी पूरी रोदात सुनाई है कि ये यानी पूरे मुल्क की आपकी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करता है ये इदारा, ये रेगुलेटरी बॉडी है, और उसके साथ आप ये अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द सेट ऑर्डिनेंस हायर एजुकेशन इज डिफाइंड एज एजुकेशन एट बैचलर्स एंड हायर लेवल डिग्री कोर्सेज इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब वहाँ पर अगर आप ये देखा जाएगा तो फिर बहुत सी चीज़ें होंगी। और उन्होंने कहा एचईसी ऑर्डिनेंस 2002 के मुकाबले चेयरमैन एचईसी शैल बी अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल इमिनेंस एंड प्रूवन एबिलिटी हु हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन एज अ टीचर, रिसर्चर और एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, दूसरी एक गलत कंसेप्ट हमारे यहाँ ये है कि हर जो भी बायर बेशक जो मर्जी करता रहे, उसको उठा के आप आके यहाँ पे लगा देंगे पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं कि वो बहुत कुछ कर लेगा। भाई, बायर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर तो बहुत अच्छी जगह पे है, वहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर कल्चर और तरह का है, वहाँ पर हायर एजुकेशन कब से यानी वो काम कर रही है। पाकिस्तान में हम अलग से एक प्रोग्राम में इस पे बात जरूर करना चाहूँगी। आपने बहुत अहम जो चीज़ है उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई है कि हमारे इस वक्त भी मौजूदा भी अगर हम बात करते चलें तो कई ऐसे इदारे हैं कि जिसमें ऐसे लोगों को कि जिनके साथ सिर्फ बाहर किसी जगह पे काम करने का टैग है की वजह से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज किया गया है, जिन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि उनकी जॉब नेचर क्या है और उनको डिलीवर क्या करना है। तो उस पर हम यकीनन एक अलग प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन इस हवाले से मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूँगी कि ये जो आपने कहा कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, क्राइटेरिया सेट नहीं था, तो कौन लोग फिर आए, किस तरीके से ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए, किन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ फिर? देखें, एक तो उसके बाद हमने देखा कि जब ये बात चल पड़ी है जनाब, ओवर एज भी है। ओवर एज के हवाले से अगर हम बात करें तो एक लेटर लिखा गया था कैबिनेट टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एज लिमिट्स ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉरपोरेशन और जो भी है, उसका जवाब दिया गया कि जनाब एक तो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन विल कंप्लीट 4 years ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 65 years। एक शख्स जो है वो 65 ईयर से कम यानी 65 ईयर तक उसने कंप्लीट करने हैं 4 साल। अब एक शख्स आता ही 70 ईयर्स में है, उसके बाद ज़ाहिर है वो कब तक चलेगा। एक तो ये नज़र आ रहा है कि ये वाज़ेह तौर पर दिएगा, और दूसरी बात है सर्च कमेटी ने ये किया ही नहीं ना, सर्च कमेटी ने कोई बाकायदा तौर पर नाम नहीं लिया। और ये जो फवाद हसन फवाद ने प्राइम मिनिस्टर से करवाया है,
ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि एक चीज़ पहले अप्रूवल ही कोई नहीं है, और फिर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से काम हायर जो प्राइम मिनिस्टर की वो कर सकता है, लेकिन अब कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। अब कैबिनेट में कब अप्रूवल हुई है, ये बड़ी जल्दी जल्दी में ये काम हुआ, और ये फवाद से जिन लोगों ने काम करवाए हैं, ज़रा वो उनके अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट किन लोगों के थे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो लोग इस वक्त दाएं बाएं घूम रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, उनकी काम हो रहा है, क्योंकि ये इस वक्त एजुकेशन जो है ना आपका प्राइवेट सेक्टर का तो कम्प्लीटली बिजनेस बन चुका है। अब एक तो ये है कि गवर्नमेंट आई, उसके बाद वैसे ही फंडिंग जो है वो कम थी, उसके बाद कोविड-19 में आई, अभी पोजीशन मज़ीद ख़राब हो चुकी है। हायर एजुकेशन की अथॉरिटी इस वक्त है ही नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं। एक तरफ आपने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, दूसरी तरफ मोबाइल, बच्चों के पास मोबाइल है, उनके पास डाटा तक नहीं है, और अब आके कहीं कोई मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, मुख्तलिफ जो टेलीकॉम एजेंट, उनके साथ जो है ना वो MOU साइन हो रहे हैं, और पहले ही उसको इससे मुख्तलिफ तलबा के साथ बात करने का हमें मौका भी मिला, तो उनका कहना ये था कि जैसे भी आपने बात की कि एक जो सर्च कमेटी है, पहले तो उसमें जो लोग शामिल हैं वही नहीं देखे गए कि क्या वो राइट लोग हैं इस मकसद के लिए कि वो एक हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को चुने। फिर तारिक बनूरी साहब को चुन लिया गया, लेकिन जो कोविड के अंदर इक़दामात किए जाने चाहिए थे हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तलबा का कहना ये है कि ऐसा नहीं हो सका। कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मुझे भी मौका मिला, उनका कहना ये है कि जी जैसे बहुत से दूर दराज के इलाके हैं, ऑनलाइन जब सारे सिस्टम को ले जाया गया तो ये नहीं देखा गया कि क्या वो इंटरनेट की सहूलतें उनको मुयस्सर हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जब हायर एजुकेशन टॉप से लीडरशिप ही मेरिट पे नहीं होगी, मैंने आपको बताया कि पहले नंबर 1 कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ही कोई नहीं था, और सर्च कमेटी जो है वो जो प्रोसेस शुरू किया, तो एक तो होता है ना कि क्राइटेरिया क्या है, हमने हायर एजुकेशन के चेयरमैन को लगाना है, वो कौन बंदा होगा, ये नहीं एक परफॉर्मा होता है ना भाई कि ठीक है PhD के बाद उसका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका जो असल चीज़ें हैं मैं बताऊँ, वो एकेडमिक रिसर्च, फिर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव उसका कितना है, और फिर जो उसके रेलेवेंट एक्सपीरियंस वो कितना है, इस चीज़ को सेट ही नहीं किया गया, क्राइटेरिया ही नहीं बनाया गया। अब उसमें ज़ाहिर है क्यों नहीं बनाया गया, आप समझते ही हैं जब किसी को जो है वो सामने लाना हो तो ये चीज़ें तो होती हैं कि भाई पता होता है कि हमने आसानी से, ताकि किसी को भी कोई मेरिट पे आ भी रहा हो तो उसको हमने साइड पे करना है, और कोई भी चीज़ कैंडिडेट्स आए होंगे, जाहिर है कि इन 3 फैक्टर्स की बुनियाद पर जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए होंगे या बुलाया गया होगा उनको, तो उसमें तारिक बनूरी साहब का इंटरव्यू या उनकी रिसर्च बहुत बेहतर रही होगी, या उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस जो है वो देखा गया होगा। क्या इन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है? पहली बात है कि एक तो मैंने बताया कि नो सिलेक्शन क्राइटेरिया कोई भी नहीं था, तमाम कैंडिडेट को बुला लिया गया और इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी बुला लिया गया चेयरमैन HEC के लिए। हाँ, चेयरमैन HEC के लिए। आप खुद सोच सकते हैं ना कि जब आप एक वाइस चांसलर जो रिटायर्ड होंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पर ही आप एक एसोसिएट प्रोफेसर को बुला लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर को बुला लेंगे, एसोसिएट तो भी बात की बात है। वहाँ पर फिर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। फिर हर कैंडिडेट को जो है वो 3 से 5 मिनट जो है वो टाइम दिया गया, और 3 दिन तो लगे रहे कि इंटरव्यूज़ होते रहे मिनिस्ट्री में। फिर हमने देखा कि कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मा मौजूद नहीं था कि भाई कैंडिडेट को दिया जाए कि वो फील कर ले कि उसने पब्लिकेशन उसकी कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ कहाँ पे वो रहा है, कोई वो नहीं है। अच्छा, अब डिफरेंट मार्क्स जो हैं दिए गए, अपने पास रखेंगे, कोई क्राइटेरिया समझ नहीं आ रही कि एकेडमिक रिसर्च जो है उसका कितना है, फिर जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो कितना है, और इस तरीके से अपनी मर्जी। अभी क्यों किया गया? क्योंकि अपनी मर्जी से अपने जो लोगों को सामने लाया जा सके। फिर वो एक और चीज़ जो नज़र आ रही है कि एज लिमिट जो है वो नहीं है, तो हमने पहले बताया कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अप्लाई होता है, उसमें 65 तक है कि 65 की एज तक एक हायर एजुकेशन का जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड होना चाहिए। इट मीन्स कि वो 61 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब जब 70 तक आता है तो इसका इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद अब बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो थे उनको ये किया गया कि शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको फिर वो नैब की इंक्वायरीज़ के नाम पर उन 3 बंदों को निकाला गया। मैं आपको वो बताता हूँ, वो नैब को लिख के किस तरीके से वो यानी प्लानिंग करके, ताकि ये नहीं को उनको जो है ना वो बोलने का मौका ना दिया जाए और ये कहा जाए कि जनाब वो वाकई कोई इस तरह का मामला है। अब इसमें नैब के अगर मामलात हैं किसी के ऊपर तो क्या उनका ड्रॉप किया जाना गलत है?
अब ये तो रफ़ीक ताहिर साहब जानते भी हैं कि उनको किसने कहा था और क्या कहा था, ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, वो भी आप सामने रखेंगे। लेकिन ये एक कहा गया था, इसमें डॉक्टर इकरार अहमद हैं, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, इनका कहना है इंक्वायरी इज़ अंडर प्रोसेस, समझ आती है पेंडिंग है। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन है, वाइस चांसलर बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, कंप्लेंट वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। और डॉक्टर मुख्तार अहमद है, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद है, एक्स चेयरमैन HEC, और ये है कंप्लेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। अच्छा, इसमें के साथ ये किसने इंक्वायर किया है इन लोगों ये के बारे में? हम मुझे पता है कि जब बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन कब दी गई है नैब को, तो इससे अंदाजा तो ये हो रहा है ना कि उसी वक्त ही आपने कंट्रोवर्शियल बनाना था ना एक बंदे को, तो जब उसी दौरान या हाँ पहले की इंक्वायरी चल रही होती और उसकी कुछ डेट्स हो चुकी होती, फेस कर रहे होते, तो अंडरस्टूड था कि ठीक है जी वो केस फेस कर रहे हैं और उसको पहुंचना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से करके, तो ये शायद एक बताने की कोशिश की गई इस तरीके से। लेकिन एनी हो, चलो हो गया, हमने कहा। उसके बाद क्या हुआ है, 2018 से लेकर अब 2021 आने को है, हायर एजुकेशन की इस वक्त की जो पोजीशन है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को खुली छुट्टी है कि वो डिग्रीज सरेआम बेच रहे हैं। आप आने वाले दिनों में वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। उसमें नज़र आ रहा है कि जो लाने वाले थे उनके मकासद क्या थे, और इस वक्त वो अपनी इस जो नौजवान नस्ल है, जो हम बार बार ये कह रहे हैं जनाब 65% है या 63% है, उसको किस तरीके से जनाब वो तैयार कर रहे हैं आने वाले 20 सालों में। यही लोग जो इस मुल्क कितना मुश्किल फैसला है। अगर हम बात करते चलें, कोई भी XYZ जो कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो है वो चेयरमैन हो, हम किसी एक शख्स का नाम नहीं भी लें, तो भी अगर हम ये बात करते चलें कि कोई भी शख्स जिसको इस ओहदे पर फाइज किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर उनका तजुर्बा, मुख्तलिफ जो इंतज़ामी अमूर हैं या ओहदे हैं पर काम करने के हवाले से कितना ज़्यादा मजबूत है, कि इसको देखना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि इस वक्त की जो बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं, जो मसाइल सामने आ रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि शायद तारिक बनूरी साहब जो कि इस वक्त के चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन के, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरह से काम करता है। आपने जैसे उनकी दोहरी शौरियत का भी जिक्र देखें, पहली बात यह है कि उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ हो चुका है, अभी उनके दाएं बाएं लोग कौन से हैं, और उन्होंने किस किस बंदे को गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए की एवज़ जो है वो वहाँ पे आकर बैठा दिया है। और कई ऐसे मैं देख रहा था कि वो कोरिजेंडम भी इशू हुए हैं कि एक शख्स को BA पास को बंदे को हायर एजुकेशन में आके एक अहम पोस्ट पे बैठा दिया गया है, और ये सूरत हमें हायर एजुकेशन में नज़र आ रही है। तो अब वो जो तब्दीली नज़र आती थी, वो जो तब्दीली के नाम पर सब कुछ किया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बुरी तरह से जो है वो हायर एजुकेशन में पिट गई है। यानी तालीम में एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ ने हमेशा तालीम की बात की जनाब कि हम आके तो पहले तो तालीम के साथ करेंगे, हेल्थ के साथ करेंगे, वो उन दोनों के साथ जो हो चुका है वो आपके सामने है। अब एक शख्स जो बाहर से आया है और उसको ना किसी यूनिवर्सिटी का पता है, इससे पहले की जो चीज़ें हैं क्या हैं, अब लग रहा था जनाब पहले ये इशू से उसको सॉल्व कर लिया जाए, उसके रिवर्स जो है ना वो चलने का कोशिश हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी कंप्लेन है कि शायद वो यूनिवर्सिटीज़ के जो इंतजामी अमूर हैं उनको ना तो समझना चाहते हैं, ना उस पर बैठ के बात करते हैं, कि इनमें क्या सच्चाई है, क्या वाकई है? देखिए, कुछ वाइस चांसलर्स के साथ वो पर्सनल हुए हैं, ये नहीं पर्सनल इस सेंस में हुए हैं, उनकी बात नहीं सुननी, उनकी वो नहीं करनी। जब एक हायर एजुकेशन कमीशन जो चेयरमैन है ना, डेफिनेटली उसको किसी भी के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर वो पर्सनल हो भी रहा है तो उसको यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए, ना कि एक पर्सनल वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर इज़ नथिंग, आपने वो एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर उसकी पर्सनल किसी बात से आपको वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को इग्नोर किया जाए, उसके प्रोजेक्ट्स को रोकना या इन चीज़ों को देखना, ये इंतहाई अफसोस की बात है। और इस वक्त ज़ाहिर है कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए हैं, कुछ लोग मज़ीद भी जा रहे हैं, हम भी कोशिश करें, हमारी जो टीम थी वो भी ये चीज़ कर रही है। देखते हैं, एक तो ये एक सर्च कमेटी ने उनको ये अप्रूवल नहीं दी, ओवर एज वो हैं, ड्यूल नेशनल का उनका इशू है, और फिर 2 सालों में जो तबाही हुई है और जो अंदर जो है हायर एजुकेशन के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, अप्रूवल के साथ साथ रिकमेंडेशन भी तो जाहिर है एक शख्स के लिए जो है वो जब शाहिद हकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर हैं खुद कहते हैं कि उनसे गलत काम करवाया गया है, और अब नैब में बाकायदा तौर पर इसकी आने वाले दिनों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस पर क्या हो रही है। फवाद हुसैन पहले ही बहुत से काम करवाए हुए थे, और शाहिद हकान अब्बासी वैसे नहीं वो रो रहे, उनसे बहुत गलत काम हुए हैं।
और वो 2 हल्कों से इलेक्शन हारने के बाद उनको लाहौर से क्यों जितवाया गया है, ताकि वो असेंबली में रहे, वरना वो किसी दिन अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो बहुत सी चीज़ें जो है वो बता देंगे कि जनाब क्या कुछ हुआ है। मैदान में जो इक़दाम लिए गए मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम अपने प्रोग्राम के जरिए से नाज़रीन तक बात लाना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन, या हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त या मुतालिका जो अथॉरिटीज़ हैं इस बात का नोटिस ज़रूर लें कि किसी भी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स या किसी भी इदारे के सरबरा की हैसियत में एक शख्स जो बैठा हुआ है, क्या वो उसकी बेहतरी के लिए काम करे? क्या वो इदारे जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के ममारों की तामीर कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए लोग खुद ईमानदारी से वहाँ पर बैठे हुए, क्या वो इस काबिल हैं? ये जो सूरत हाल इस वक्त की पैदा हुई हुई, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आने वाले वक्त में ये एजुकेशन के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए किस तरह की राह हमवार करेगा? देखें, गुज़िश्ता 15-16 साल का जो हायर एजुकेशन में जो कुछ काम होता रहा है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। फिर मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि NGOs के चंद लोग इस वक्त किस तरीके से ये जो तारिक बिनोरी साहब हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस वक्त मैं कहता हूँ स्टेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये देखें, तालीम जो है वो किसी भी नेशन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और हायर एजुकेशन जिसकी आप अरबों रुपए की फंडिंग को अगर आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और BA पास वहाँ पे लोग बैठा देंगे हायर एजुकेशन की बड़ी बड़ी पोस्टों पर, और वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ डीलें करते रहेंगे, तो ये तो है। और बहुत कुछ है, मतलब आप सिर्फ ये जो पेपर छपते हैं ना, जो जर्नल्स जिनके बैठे हुए हैं वहाँ पे बना के बैठे हुए हैं, वो एक अलग से इशू है। लेकिन जो NGOs वाले जो कुछ कर रहे हैं और अच्छा बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे हैं, ये 22 करोड़ आवाम के, मैं समझता हूँ कि टैक्स का पैसा है जो इस तरह की ग्रेजुएशन पसीने की कमाई है। लोग 2 वक्त की रोटी खाने से गए गुजरे हैं, वालिदैन किस मुश्किल से फीसें भर रहे हैं, हमारे इदारे किस तरीके से लूटने में। 2-3 दिन के बाद मैं आपको मजीद कुछ सबूत दूंगा, वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हायर एजुकेशन में हो क्या रहा है। देखना ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे जो नाजरीन हैं इस वक्त वो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और पूरे प्रोग्राम में भी हमारी टीम ने ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए। मकसद सिर्फ ये है, जाहिर है कि किसी के साथ ज़ाती जो है अनाद लेकर कोई भी मीडिया सामने नहीं आता। मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है तो आपकी आवाज़ बन के हम बुलंद हो सके। कुछ लोग जो हैं उन्होंने हम तक, ख़ासतौर पर तलबा ने जो है वो अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से नहीं जिन पर इक़दाम किया जा रहा है, उसके नतीजे में दूर दराज के जो तलबा हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल से वो दो चार हैं। और अब जाके यानी जिसे कहते हैं ना कि आग भी लग चुकी और उसके बाद कुआं खोदने के उस वक्त शुरू किया गया कि जब सारा नुकसान हो चुका। तो अगर इस वक्त किसी इंटरनेट कंपनी के साथ आप मुआहदे करते भी हैं तो स्टूडेंट्स का एक बड़ा नुकसान इस वक्त तक हो चुका है। देखना यह है कि तारिक बिनोरी साहब के हवाले से आपने चूंकि बात की, चूंकि वही इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनकी अपॉइंटमेंट से लेकर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहा, सर्च कमेटी थी जिसने उनको बनाना था, वो खुद कितने मेरिट पर उतरती है, इसके हवाले से ख़ास तौर पर जो हमने बताया कि जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, आपने उनका जिक्र भी किया, कामरान मुजाहिद साहब, उन्होंने PM साहब को लेटर लिखकर इस बारे में आगाही दी कि जी ये मेरिट की जो है वो धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। लेकिन अब तक भी कोई ऐसे इक़दाम नहीं लिए जा रहे कि जिसमें यह देखा जाए कि हायर एजुकेशन कमीशन जैसा इदारा किस बदहाली और ज़बूहाली का शिकार और किन हाथों में है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपको फिर ज़हमत देंगे नवीद सती साहब, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक वहाँ पर क्या इक़दाम लिए गए हैं और कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, और मज़ीद बेज़ाब्तियाँ क्या हैं इस इदारे की, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करना, हमारा जो चैनल है वो मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो, ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम का 2nd एपिसोड हम आप तक